Okay, let's start our another topic, that is what is the structure of courts in India. मतलब इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी प्रोसीजर से हम उसको कोर्ट को अगर कोई भी पर्सन अप्रोच करना चाहता हो तो क्या करना है. तो यहाँ पे देर आर द 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई भी जो नॉर्मल वे पे अगर कोई भी केस है वो हमको अगर केस फाइल करना है तो हम पहले लोकल कोर्ट को अप्रोच करेंगे. अगर मुझे लगेगा कि मैं उसके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो एंड दैट्स आई कैन अप्रोच हाई कोर्ट. अगर उसके जजमेंट से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे. तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में 3 डिफरेंट लेवल्स की कोर्ट है. देर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल वाइल देर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल. एपेक्स लेवल को भी हम लो लेवल बोलते हैं, मतलब कि जो हमारे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह से जो कोर्ट्स होती है जो उसको हम लोकल लेवल कोर्ट्स कहते हैं. द कोर्ट्स दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विथ आर व्हाट आर कोल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. और यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम तहसील लेवल की कोर्ट्स भी कहते हैं. Each state is divided into district that are presided by district judge. मतलब कि कोई भी स्टेट है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया होता है. तो सभी डिस्ट्रिक्ट की एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है और उसमें जो जज होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं. Each state has a high court which is the highest court of the state. मतलब जैसे मैंने कहा कि एक स्टेट है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी जितने स्टेट है उतनी होगी. और जो एक स्टेट है वो एक स्टेट में हाई कोर्ट भी होती है, मतलब हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट भी होती है जिसको वो स्टेट की हाईएस्ट कोर्ट कहा गया है. At the top is the Supreme Court and that is located in New Delhi and presides over by the Chief Justice of India. मतलब जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है जो टॉप लेवल पे होती है और उसके जो जज होते हैं वो चीफ जस्टिस कहा गया है. The decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल मतलब कि जो डिसीजन होता है वो फाइनली इंडिया में सभी जगह पे मतलब कि वो फाइनल डिसीजन माना गया है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. हियर आर द पिक्चर्स ऑफ हाई कोर्ट्स इन मद्रास. जो मद्रास में हाई कोर्ट है वो वहाँ का ये पिक्चर्स है. अब ये सब के बारे में तो हमने स्टडी किया है कि कितने कितने टाइप्स के कोर्ट होते हैं, कौन सी कोर्ट कहाँ पे होती है. बट अब हमारे माइंड में एक और भी क्वेश्चन अराइज है, आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब कि ये डिफरेंट लेवल की कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो आंसर है यस. In India, we have integrated the judicial system, meaning that the decision made by higher court are binding on the lower court. मतलब कि इंडिया में क्या है कि हमको पता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है. इसी वजह से जो हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. मतलब कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है. सपोज कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट को मानना पड़ता है. पर अगर मैंने लोकल कोर्ट से हाई कोर्ट में ही अप्रोच किया और वहां पे मुझे जस्टिस मिल गया तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लोकल कोर्ट को मानना पड़ता है. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू एपिलेट सिस्टम इन द एग्जिस्ट इन इंडिया. और इसी सिस्टम को प्रॉपरली समझने के लिए इंडिया में एक सिस्टम फॉलो किया गया जिसको एपिलेट सिस्टम कहा गया है. अब यहाँ पे एपिलेट सिस्टम क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ कि एपिलेट सिस्टम मतलब कि ये सपोज मैंने किसी के खिलाफ अपोज में केस फाइल की लोकल कोर्ट में, अगर मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला, उस जस्टिस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आई कैन अप्रोच अ हाई कोर्ट. बट वहाँ पे भी अगर मुझे जस्टिस प्रॉपरली नहीं मिला तो उस केस को मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकती हूँ. इसी वजह से ये एपिलेट सिस्टम इसीलिए अप्लाई किया गया है इंडिया में क्योंकि वो जो तीनों कोर्ट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलो द एपिलेट सिस्टम. Let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case. मतलब एक केस के थ्रू आपको इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं. In February
1980, Lakshman Kumar married a 20 years old Sudha Goyal and they live in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. मतलब कि 1980 फरवरी में एक लक्ष्मण नाम के लड़का था, उसने सुधा से शादी कर दी और फिर वो दिसंबर में और फिर वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगे. ऑन December 2nd December 1980, Sudha died in a hospital due to the burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in a trial court, 4 of her neighbors were called in as a witness and they state that the night of December 1 they had heard a Sudha scream and hard force their way into Lakshman's flat, and there they saw Sudha standing with her sari in flame, and they executed the fire by wrapping the Sudha in a gunny bag and a blanket. And Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured to kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि लक्ष्मण नाम का जो एक लड़का होता है जिसकी शादी सुधा से हुई थी, तो जैसे फरवरी में उनकी शादी हुई होती है और दिसंबर की 2 तारीख को एक दिन रात को वो उस सुधा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है. तो जो उसके फ्लैट्स के लोग वहाँ पे बाद नेबर्स होते हैं वहाँ पे जाते तो देखते हैं कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है और बोलती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने मुझे जलाने के मारने की कोशिश की. तो फिर क्या हुआ कि उसको वो केस को जो सुधा की फैमिली थी उन्होंने वो केस उसके अगेंस्ट केस फाइल किए ट्रायल कोर्ट में. तो ट्रायल कोर्ट में जब केस फाइल हुआ तो उसके जो विटनेस थे, उनके जो नेबर थे, वो विटनेस के तौर पे वहाँ पे आए और उन्होंने बोला कि 1 तारीख को रात को हमको सुधा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. तो हम दौड़ के वहाँ पे गए तो हमने देखा कि सुधा की साड़ी के पल्लू में आग लगी हुई थी. तब उसने हमको बोला कि उसके हस्बैंड और उसकी सास ने उसको जलाने की कोशिश की, पर उसकी सास बोल रही थी कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, मतलब वो बच्चे का दूध गर्म करने गई थी और एक्सीडेंटली उसके पल्लू में आग लग गई थी. पर ये सब सुनने के बावजूद भी सुधा की जो फैमिली होती है वो ट्रायल कोर्ट में वो केस अप्लाई करती है. तो उसके क्या होता है कि उसके अगेंस्ट वो जो विटनेस होते हैं उसके नेबर्स, उनकी ये सुनने के बाद जो ट्रायल कोर्ट के जज होते हैं वो केस की हियरिंग में ये बोलते हैं कि सुधा की जो मदर इन लॉ होती है और उसके जो हस्बैंड होते हैं और उनके जो भाई होते हैं उन सभी को यहाँ पे उनको सजाएं सुनाई देती है. क्या सजाएं कि यहाँ पे है कि ट्रायल कोर्ट convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. मतलब इन तीनों को डेथ की मतलब फांसी की सजा सुनाई देते हैं. फिर क्या होता है, कैसे यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये जो तीनों कोर्ट से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो आगे आप देखिए, in November 1983, the 3 accused went to High Court to appeal against the verdict of trial court, and the High Court, after hearing the argument of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove, and Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were एक्विटेड. मतलब कि जब ये लक्ष्मण और उन लोगों को ये फांसी की सजा सुनाई दी तो उन्होंने वर्डिक्ट होके मतलब उन लोगों ने उसके जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट अपील करके उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया. तो जब हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये सब कुछ सुना और केस का डिसीजन ये लिया कि जो सुधा थी उसकी मौत, उनकी जो डेथ थी वो एक्सीडेंटली हुई थी और उसकी वजह से इन तीनों को बाइज्जत बरी मतलब कि छोड़ दिया गया. तो फिर क्या हुआ कि ये तो सब हुआ, तो उसके अगेंस्ट फिर क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आया और किसने ये सुधा की फैमिली और सुधा के बिहाफ में ये केस फाइल किया वो हम स्टडी करेंगे. यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक. क्लास 7 की बुक में वुमेन्स मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है. यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980 सेंचुरी वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉवेरी डेथ्स. मतलब कि जो वुमेन का जो ग्रुप था उन्होंने 1980 के सेंचुरी में डॉवेरी डेथ मतलब कि दहेज के कारण बहुत सारी वुमेन्स की डेथ हो जाती थी, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. तो कि दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस. तो उन्होंने ये जो केसेस होते थे वो फेलियर हो जाते थे, तो उसके प्रोटेस्ट में उसके अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जज को कन्विंस किया कि आप इस सारे केस के बारे में भी कुछ जजमेंट लाए. तो द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड दे हेल्ड द डेमोन्स्ट्रेशंस एंड
demonstrations and file a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federal of Women Lawyers। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने सुधा के बिहाफ में, किन्होंने, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने उनके बिहाफ में केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और उनके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद क्या डिसीजन आया, तो इन 1985 the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court। मतलब कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ सुना, दोनों लॉयर्स की आर्ग्यूमेंट सुनी, और उनके बाद में उनका जो डिसीजन आया वो कम्प्लीटली ऑपोजिट था हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उससे। तो क्या डिसीजन आया कि दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him, and the Supreme Court decided to send accused to prison for life। मतलब कि ये सब सुनने के बाद उन लोगों ने वो जो उनका भाई था लक्ष्मण का उसको छोड़ दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले थे, पर जो सुधा की जो मदर इन लॉ थी और जो लक्ष्मण था उन दोनों को आजीवन जेल, पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा सुनाई दी। मतलब कि यहाँ पे हमको क्या स्टडी करने को मिला कि कई बार क्या होता है कि कोई भी कोर्ट का डिसीजन नेक्स्ट कोर्ट होती है उसकी लेवल, ऊपर की लेवल की कोर्ट, वो सेम नहीं हो सकता। कई बार उनका और दोनों का डिसीजन ऑपोजिट भी हो सकता है, और जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं फॉर अ बेटर जजमेंट। अब हमारा टॉपिक है What are the different branches of the legal system? लीगल सिस्टम में कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं? तो यहाँ पे आपने सुना होगा कई बार के सिविल कोर्ट, क्राइम की अलग होता है और सिविल का अलग होता है। सिविल कोर्ट मतलब कि जो घरेलू हिंसा है, जो वुमेन्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी के बारे में जो होती है उसको हम सिविल कोर्ट्स, और दूसरी होती है क्राइम सोसाइटी। तो यहाँ पे उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। The above case of the dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases। मतलब कि क्या होता था कि चोरी डकैती वो केसेस, मर्डर के केसेस वो क्राइम ब्रांच में ले गए, और जो डावरी डेथ मतलब वुमन का जो कोई भी केसेस होता था, घरेलू हिंसा के जो कोई भी केसेस होते थे वो सिविल लॉ अप्लाई किया गया। तो आपने चैप्टर 4 में स्टडी किया है कि गवर्नमेंट ने जब ये ज़्यादा डावरी डेथ वाले केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो वुमेन के प्रोटेक्ट के हित में उन्होंने 2006 में सिविल लॉ अप्लाई किया अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। यहाँ पे एक टेबल है जिसको आपको देखिए इजीली डिफरेंस सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में पता चल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। क्रिमिनल लॉ के डील विथ कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, जब कि थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉवेरी एंड मर्डर, अगर तो वो क्रिमिनल लॉ था। अब यहाँ पे सिविल लॉ है तो डील विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटिंग द सेल ऑफ लैंड, परचेस ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स, डाइवोर्स केसेस। तो ये सब कहाँ पे आते थे? सिविल लॉ में। फिर है इट इज क्रिमिनल लॉ में इट इज यूजुअली बिगेन विद द लॉगिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब ये क्रिमिनल लॉ में पहले हमको क्या करना पड़ता है? एफआईआर फाइल करनी पड़ती है, फिर इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल होता है। तो यहाँ पे अ पिटिशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर द रिवेलेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली एंड इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेंट कैन फाइल अ केस। तो यहाँ पे पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने 6th स्टैंडर्ड में शायद स्टडी किया होगा पिटीशन मतलब कि एक रिटर्न एप्लीकेशन होती है कि जिसके खिलाफ मुझको कुछ भी कंप्लेंट फाइल करनी हो तो मैं पहले वो उसके अगेंस्ट रिटर्न एप्लीकेशन देती हूँ, और वो कौन देगा? जो पार्टी अफेक्ट हुई हो वो ही। पर कई बार रेंट के किस्सों में क्या होता है कि कई बार लैंडलॉर्ड या फिर जो रेंटर वो जो रहता है वो भी वहाँ पे केस फाइल कर सकता है। तो इस टेबल को आप डीप में स्टडी करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट, एक्सेस टू द कोर्ट्स, मतलब कि जो सभी लोग होते हैं वो कोर्ट को एक्सेस मतलब कोर्ट पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, तो क्या होता है? तो इन अ प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन दिस कंट्री. This implies that every citizen has a right to justice through the court. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. तो यहाँ पे है कि कोई भी नॉर्मल सिटीजन हो वो भी कोर्ट जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. कब? जब हमने आगे के पैराग्राफ में स्टडी किया था कि इफ एनी पर्सन रियलाइज दैट देयर फंडामेंटल राइट शुड बी वायोलेटेड दैट दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट. मतलब कि किसी भी सिटीजन को ऐसा लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायोलेटेड हो रहे हैं तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. If any citizen believe that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the पुअर इन इंडिया. मतलब कि कोर्ट तो सभी जगह अवेलेबल है पर कई बार क्या होता है कि जो पुअर लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते. तो फिर क्या हुआ? तो लीगल प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब कि कोई भी अगर पता है कि केस फाइल करे या कोर्ट में अप्रोच करे तो जो लीगल प्रोसीजर होती है वो बहुत ही एक तो लंबी होती है और ज़्यादा पैसे भी खर्च हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है. फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ओनली अ डेली वेज, the idea of going to court to get a justice often seems remote. मतलब कि क्या होता है कि कई बार जो पुअर लोग होते हैं उनके भी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वायोलेट तो होते हैं पर वो रोज का रोज, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा है डेली वेज, मतलब उनको रोज कमा के रोज पैसे मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो कोर्ट जा सके अपने अगेंस्ट जस्टिस लेने के लिए. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s century devised a mechanism of public interest litigations, उसको बोलते हैं PIL. तो इन सभी को ध्यान में रखते जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसने एक पिटीशन अप्लाई की जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. तो इसमें क्या होता है कि अगर जो कोई पुअर पीपल हो वो उसको मनी की वजह से, फाइनेंशियल वीक हो उसकी वजह से वो कोर्ट अप्रोच ना कर पाए तो जो ये PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ये जो है वो उसके बिहाफ में केस फाइल करता है और उसके बिहाफ में उसके जस्टिस के लिए रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे हम कहेंगे इट अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायोलेटेड. मतलब कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो फाइनेंशियली वीक हो अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड हो रहे हो पर वो इसकी वजह से वहाँ पे फाइनेंशियल वीक की वजह से वो अप्रोच नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है कि वो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके बिहाफ में PIL फाइल करते हैं. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from the inhuman work conditions and securing to release the prisoner in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete. कि पहले क्या होता था कि ये पुअर फाइनेंशियल जो पुअर हो उनके अगेंस्ट ही मतलब कि उनके बिहाफ में ही ये PIL फाइल की जाती थी पर अब क्या हुआ है कि कई ऐसे हो लोग कि जिनकी कंडीशन हो उनके बिहाफ में, मतलब उनको जो काम करना है उनके बिहाफ में उनको फोर्स किया गया कुछ बेड काम कर वर्क करने के लिए, तब उनके बिहाफ में भी ये PIL फाइल कर सकते हैं. Did you know that the midday meal that the children now receive in government and government aided school is because of PIL? आपने ये मिड डे मील के बारे में तो सुना ही होगा. ये मिड डे मील जो गवर्नमेंट प्राइमरी लेवल की स्कूल होती है वहाँ पे कैसे बच्चे आते हैं, ज़्यादातर फाइनेंशियली पुअर हो, वीक हो, उसी फैमिली से बिलोंग करते हुए चिल्ड्रन आते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको प्रॉपर वे में प्रॉपर प्रोटीन युक्त जो फूड मिल सके, इसकी वजह से ये PIL के कारण ही ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई है. हियर इज द पिक्चर ऑफ मिड डे मील स्कीम. अब
for the common person access to court in access to justice. The court exercised a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen as you saw in above case, and the court interpreted articles 21 of the constitutions on the right to life to include the right to food. मतलब कि जो जुडिशियल है, वो जुडिशरी है, वो हमने आगे बोला कि आर्टिकल 21 के हिसाब से अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे तो उसके बिहाफ में वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. Therefore ordered the state to take a certain step to provide a food for all including the midday meal scheme. इसी वजह से ये फंडामेंटल राइट्स में कौन से राइट होते हैं? राइट टू फूड, राइट टू लिव, राइट टू हेल्थ. तो ये राइट टू लिव, राइट टू फूड के हिसाब से ही गवर्नमेंट ने, स्टेट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप ऐसे कुछ स्टेप लो जिसके कारण लोगों को प्रॉपर फूड मिल सके. इसी वजह से ये मिड डे मील स्कीम अप्लाई हुई. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि देर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी हु वर्क ऑन इश्यूज concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on eviction आर द फार क्राई फ्रॉम द अर्लियर जजमेंट. कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कोई जगह पे कोई फैक्ट्री या कुछ बन रहा हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता हो, तो इसी वजह से क्या करते हैं कि जैसे फुटपाथ पे लोग सोए होते हैं तो उन लोगों को जजमेंट दे देते कि इन लोगों को वहाँ से उठाओ. पर ये नहीं समझते कि वो लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं उनका शौक नहीं है, पर उनके पास प्रॉपर रहने के लिए जगह, प्रॉपर होम, प्रॉपर शेल्टर नहीं होता है. इसी वजह से वो लोग फुटपाथ पे सोते हैं. तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको प्रॉपर होम या प्रॉपर शेल्टर दे, जिसकी वजह से वहां पे उनको फुटपाथ पे ना सोना पड़े. और ये इनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि जब वो सोने के लिए फुटपाथ पे, वैसे तो उनको जगह मिलती नहीं है और वो फुटपाथ पे सोते और गवर्नमेंट उनको वहां पे भी सोने को मना कर देती है, तब इनके लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की, कि जो फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं उनको प्रॉपर शेल्टर मिले. ये उनकी कोई मजबूरी होती है, इसी के कारण ही वो फुटपाथ पे सोते हैं. तो यहाँ पे एक ये भी लोग हुआ कि जजमेंट आया कि गवर्नमेंट को भी इन लोगों की देखरेख रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग उनको भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. अब उसके कारण एक अनदर इश्यू ये है कि कई बार कोई केस तो चलता है पर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, फिर उसके बाद जस्टिस मिलता है तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहता है. जैसे कि कॉमन पर्सन एक्सेस टू जस्टिस इज देयर इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर्स ऑफ ईयर दैट कोर्ट टेक अ हियर अ केस एंड द फ्रेज. तो इसके लिए एक फ्रेज है, तो क्या है? जस्टिस डिले इज जस्टिस देनिड. मतलब कि जस्टिस मिले पर लॉन्ग टाइम बाद जो जस्टिस मिलता है उसका कुछ मायने नहीं रखता है. जैसे कि मैंने कोई केस फाइल किया हो, उसका जो जजमेंट है आफ्टर 15 ईयर्स के बाद मुझे मिले, तो वो मुझे मिले या ना मिले कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि तब तक मैंने जिसके अपोज में वो केस फाइल किया वो तो फ्रीली वहाँ पे रह सकता है, तो ये कोई मीनिंग नहीं रहता है. तो यहाँ पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेन टॉपिक ये भी है कि हमें जो जजमेंट के थ्रू जो जजमेंट मिलता है वो कम से कम शॉर्ट पीरियड में मिल जाए तो वो बेटर होता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के वजह से वो केस का जो जजमेंट मिले तो वो कुछ प्रॉपर वे में भी नहीं मिलता है. ये टेबल को देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने जज अपॉइंट करने की ज़रूरत है. अगर वो अपॉइंट हो जाएंगे तो ये जो केसेस की जो फाइल पेंडिंग है, जिसकी डेट्स पेंडिंग पड़ी है, वो इजीली सॉल्व हो सके और सबको इजीली फास्टली जजमेंट मिल सके. तो यहाँ पे आप देखते हैं नंबर नेम ऑफ कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं. यहाँ पे जज की जगह कितनी है? 34. तो 34 है ही, बट हाई कोर्ट है तो उसमें कितनी जगह है? कितनी जगह है? 1079. पर कितने जज वहाँ पे वर्क कर रहे हैं? 655. इट मीन्स वहाँ पे 424 जज की अभी भी ज़रूरत है. अगर उसको वो अपॉइंट कर ले तो इजीली सारे केस सॉल्व हो सके. उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ पे 22,644 वर्क की स्ट्रेंथ है, पर उसकी जगह पे कितने जज वर्क कर रहे हैं? 17,509. तो कितनी वैकेंसी खाली है? 5,135. तो सोचिए अगर इतने सारे जज को प्रॉपर वे में अपॉइंट कर दे प्रॉपर टाइम पे तो सारे कॉल्स है वो इजीली केस सॉल्व हो सके. However, in spite of these, there is no denying
that judiciary has a play a crucial role in democratic India, serving as a check on the other power of executive and the legislature as well as in protecting the fundamental right of citizen. ये सब बात तो माइनर है, बट फिर भी ये जो जुडिशरी उसका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है कि लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स अपने पावर का मिसयूज ना करें और जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के वो वायोलेटेड ना हो। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती हैं? जुडिशरी की, और वो अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से कंप्लीट करते हैं। द नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली इन्विजन अ सिस्टम ऑफ कोर्ट विथ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज अ की फीचर्स ऑफ अवर डेमोक्रेसी। इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक की फीचर्स है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल दे अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।